नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। 8 महीने पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, आखिर उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिल्ली में आकर रुक गया। 8 महीने पहले जिस पार्टी को हारी हुई माना जा रहा था, एक बार फिर वो पार्टी धूल झाड़ कर खड़ी हुई और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। आखिर ये किसकी जीत और हार है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जनमंच में। और जो लोग हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर है ज्ञानदेव आहूजा जी, विधायक हैं। राम नारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। मुल्क राज जी हैं आम आदमी पार्टी से। राजेंद्र राज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। AK जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। आशीष मिश्रा हमारे साथ हैं, छात्र संगठन जो ABVP है उसके नगर प्रमुख हैं, नगर मंत्री हैं। और वीरेंद्र सिंह हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और युवा राजनीति करते हैं। अब ये सब लोग हमारे साथ चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले ज्ञानदेव जी, आपके पास आऊँगा। आखिर 9 महीने से जीत का स्वाद चख रहे थे, अब दिल्ली की हार थोड़ी अटपटी नहीं लग रही? ऐसा है कि चुनाव होते हैं, 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो एक जीतता और एक हारता है, इसलिए अटपटा कुछ नहीं। और ये जो प्रकृति का नियम है, जितना बम्पर किसी का बहुमत आता है, दूसरा चुनाव में वो उतना ही डाउन जाता है। और ये मेरी उम्र 66 हो गई है, मेरे अनुभव हैं। इंदिरा जी के बहुमत के समय, राजीव जी गांधी जी के बहुमत के समय, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है और आप भी कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा अगर है तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय नरेंद्र मोदी उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो भी राष्ट्रभक्त है वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल हो नहीं सकता। तो जो स्वाभाविक रूप से आपके सदस्य हैं, अगर उनके आंकड़े को भी जोड़ लिया जाए तो इतने तो वोट भी नहीं मिले आपको दिल्ली में। ऐसा वोटों के गणित में मत जाइए, आप किसी भाव और भावना पे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल नहीं है। कांग्रेस का 0 आया है, हम लोग 0 से ऊपर हैं। 3 महापुरुष। चलिए, इसके लिए तालियां, इसके लिए तो तालियां बजती है कि आप 0 से ऊपर है। रामनारायण जी, आपको भी बचानी पड़ेगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश है, 3 हमारे विधायक हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है और 3 ही देवता ऊपर है। चलिए, आपके पास आऊंगा। मीणा जी, ये तो कम से कम इस पे खुश है कि आपसे बड़ी संख्या है। इनका कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है वो तो पूरा हुआ। मेरा जहाँ तक ख्याल है, भाई ज्ञानदेव आहूजा मूल विषय से भटक गए। आपने पार्टी नहीं पूछा था, कौन सी पार्टी जा रही है, कौन सी आ रही है आपकी पार्टी, ये तो सीधे बीजेपी में आ गए। क्या ये विचारधारा है कि कथनी और अंतर हो? मुझे याद है 65-66 में गौ माता का सींग पकड़ करके चुनाव लड़े थे, जेल में गए थे, और आज मांस का निर्यात ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या यही आपकी विचारधारा है कि झाड़ू निकालने वाला देश के सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे धनाढ्य आदमी मियाँ बीवी के साथ पारिवारिक रिश्ते निभाएगा? क्या यही आपकी विचारधारा है कि चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहनेगा? ये सारी जनता देख रही है। लेकिन चलिए, मैंने मान लिया ये आपकी विचारधारा है? सब कुछ जनता ने देखा, आपके साथ क्या हुआ? ये देखिए, परिवर्तन का दौर है, ये किसी के साथ की कोई बात नहीं है। मैं हारा, ज्ञानदेव जी जीते, और ये 9 महीने पहले ही नहीं चला है प्रकरण। ये जो डिलीवरी हुई है ये 14 महीने पहले से होने लगी, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 14 माह है, इनको अहम आ गया। और ये बीजेपी तो कहीं पिक्चर में थी नहीं, केवल नरेंद्र मोदी पिक्चर में थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह को लाए और गुजरात को मॉडल बना करके, जहां आज भी ओबामा गए तो गरीबों की झोंपड़ियों के ऊपर पोस्टर चिपकाए गए। तो ये गुजरात का कैबिनेट सेक्रेटरी बने, गुजरात के हाई कोर्ट जज प्रमोट हों, गुजरात का सेक्रेटरी बने, गुजरात के उद्योगपति हों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो ये विचारधारा नहीं है। आप विचारधारा नहीं होगी। विचारधारा तो सबसे पुरानी जिस पार्टी के, उसके आपके मेरे सबके पुराने आदमी वोट देते थे। अब तो परिवर्तन का दौर है। नहीं, इस परिवर्तन के दौर में राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार। रामनारायण और ये परिवर्तन, ये जो परिवर्तन होता आ रहा है, वो परिवर्तन अभी बढ़ेगा। जिस विषय को मैं लेके चल रहा हूँ राजेंद्र जी, ना ज्ञानदेव जी बोल रहे हैं ना मीणा साहब बोल रहे हैं। आखिर हारे दोनों हैं। और जिस दिन सुबह रिजल्ट आ रहे थे, एक बड़ा अच्छा ट्वीट पढ़ रहा था, एक घमंडी, एक पाखंडी और एक शिखंडी,
इन तीन के मुकाबले में जीतता कौन है? एक बहुत साफ बात है कि गुरूर टूटा है बीजेपी का। बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि भाई 3 जीते, बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस अपनी हार पे 0 पे भी कुछ नहीं बोल रही है, तो दोनों की अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। वो 3 पर खुश हैं, ये 0 पे खुश हैं। सत्यता यह है कि बीजेपी का जो गुरूर टूटा है, जो विजय रथ इनका चला हुआ था, उस विजय रथ को इनके गुरूर ने, अहंकार ने तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आप जो पार्टी उभर के आई है, ये सही बात है कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा अभी विचारधारा के बारे में साफ साफ पता नहीं है कि कौन सी विचारधारा को लेके चल रही है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस के मानस पुत्र के रूप में वो उभर के आ गई है। जैसे कि और देखा जाए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई है, उत्तर प्रदेश में बासपा इसके रूप में आई है, तो कांग्रेस के विकल्प के रूप में वो साफ साफ दिल्ली में छा गई है। और ये जो 1 साल पहले उनकी जो शुरुआत थी, उन्होंने इस बात पर और पुष्टि की है। कांग्रेस वहाँ से अब 0 होती गई और तीसरे नंबर से भी जा रही है। चलिए, मैं मुल्कराज के पास आऊँगा। मुल्कराज, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों राजनीतिक दल हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और राजेंद्र जी ने एक बात और जोड़ी है कि अभी विचारधारा भी पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आम आदमी का गुस्सा था? आम आदमी का गुस्सा था, बिल्कुल सही है। वो आम आदमी की जो ताकत होती है वो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। ज्ञानदेव जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सबसे ये अहम ही है कि विचारधारा सिर्फ बीजेपी के पास है, ना तो कांग्रेस के पास है, ना तो आम आदमी पार्टी के पास है। इनकी विचारधारा है गोडसे की मंदिर बनाना, इनकी विचारधारा है लड़कियों को जींस पहनने से रोकना, इनकी विचारधारा है मोबाइल बंद कराना। लड़के को लाना, एक बार उनको सुन तो ले, उनको सुन ले। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ उसके बाद। आप पार्टी पर क्या ज्ञानदेव जी विचारधारा आपके पास ही है, उनकी सुन तो ले। ठीक है। और जिस तरीके से विचारधारा, ये जिस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा बना रहे थे मोदी जी कि भाई गुजरात में विकास हो गया, इसलिए हम देश की विकास करेंगे। एक बार जनता ने भरोसा किया और इनको पूर्ण बहुमत से संसद में भेज दिया। 9 महीने से केवल भाषण दे रहे थे और राशन की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें काला धन सबसे अहम था। 100 दिन में काला धन ला देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये तो जुमला था जी, ठीक है। तो इस तरीके के भाषण से जनता बहुत नाराज हो गई। उन्होंने देखा कि हमने तो नेता के रूप में इनको लेके आया था, ये तो अभिनेता निकले। तो इसलिए वहाँ की जनता देखा कि आम आदमी पार्टी ने जो 49 दिन में काम करी थी और 1 साल में जो काम इन्होंने किया, केंद्र की सरकारी थी दिल्ली में, उसमें कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि 49 दिन में जितना आम आदमी पार्टी कर सकती थी उतना किया। इन्होंने जो मुख्य वादे किए थे, 700 लीटर मुफ्त पानी देंगे वो दिया, बिजली 50% कम कर देंगे वो किया, ठीक है। जन लोकपाल के मुद्दे पर इन्होंने सरकार से क्विट कर लिया, सरकार से कई तरीके से उसके ऊपर भी अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपको रोकता हुआ जैन साहब ये क्या था? ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा की, चलिए मान लीजिए हार हुई, जीत हुई, विचारधारा थी नहीं, लेकिन सत्य ये है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता पे काबिज है। और ज्ञानदेव जी कह रहे थे कि अगले चुनाव में धराशायी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में 5 साल का एक वक्त होता है जो बहुत बड़ा होता है। प्रश्न एक बात है सर, कि क्या हिंदुस्तान के सामने सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेट हैं, एक डेविल एंड एक डीप सी? क्या ये हिंदुस्तान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बटा हुआ है? क्या इस प्रजातंत्र में किसी और फूल को भी खुलने का अवसर नहीं है? हम एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। 63 साल से एक दलगत, जातिवाद, पैसा, भ्रष्टाचार, एक ट्रेडिशनल राजनीति हमने देखी है, जहाँ टिकट जाति के आधार पर दिए जाएंगे। हर एक पार्टी का, जो भी नेशनल पार्टी उभर कर आई है, यहाँ तक कि जो राज्य की पार्टियां भी उभरी थी, वो भी अपना उनका एक बड़ा नैरो एजेंडा था कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, बाहुबल के आधार पर। और जब राजनीति पार्टी जब तक सत्ता के बाहर होती है तब तक उनकी विचारधारा होती है, सत्ता में आती है उनकी एक ही विचारधारा होती है, वो सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा होती है। चाहे जितनी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस से लेके भाजपा से लेके कांग्रेस तक जितनी भी बनी है, इस देश की जनता दुखी थी। दिल्ली की जनता के सामने एक ऑल्टरनेट आया, एक ईमानदार स्वच्छ छवि के कुछ लोग आए जिनके बारे में हम नहीं जानते कि आगे रिजल्ट कैसा देंगे, पर कुछ समय में ऐसा लगा उनको एक ताज़ा हवा का झोंका है, तो उन्होंने कहा एक मौका। और ये दस्तक है पूरे देश की राजनीति को कि देखिए, समझ जाइए, सुलझ जाइए, वरना किसी का कोई ठेका नहीं है। एक बिल्कुल नए और अनजान लोग भी आपको पटक सकते हैं। ज्ञानदेव जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये विकल्प था, इसको ये मानिए कि ये विकल्प था। जब त्रस्त हुए हैं तब आम आदमी को वोट गया है। ऐसा है कि जो विकल्प है वो तो स्वाभाविक रूप से तैयार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन इनके संस्थापक सदस्य आप पार्टी के
हमारे सम्मान्य श्री वकील साहब बैठे हैं, के जैन साहब, सम्मान्य शांति भूषण जी कहते हैं अब भी पैसे लेकर के आप पार्टी ने टिकट दिए हैं और 15 से 20 विधायक ऐसे हैं कि जिनका आचरण खराब है, जिनके ऊपर दुराचरण के चलिए मान लिया क्रिमिनल उन्होंने केस है। पैसे लेके टिकट दिए, क्या ये आपकी पार्टियों में नहीं होता? ऐसा है कि हमारी पार्टी में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता। अच्छा, और मैं आप- अच्छा, मैं इसको रामनारायण जी, दावे आपकी के पार्टी साथ में होता कहता है? हूँ, और हम तुष्टिकरण की नीति भी नहीं अपनाते, न तो ओबीसी को ला करके भाषण करवाते हैं अल्पसंख्यकों में, और न अब्दुल बुखारी को लाते हैं, न अब्दुल बुखारी को लाते हैं। पर चुनावों में जहां होता है ज्ञानदेव जी, यही राजस्थान है, यहाँ देखा है कि जातीय आधार पर टिकट बढ़ते हैं, जातीय नेताओं की सभा करवाई जाती है। मैं वहां से विधायक हूँ, मेरी दिल्ली में- कास्ट का एक भी वोट नहीं है, एक भी परिवार नहीं है। मैं सिंध से हूँ, सिंधी समाज से हूँ, मेरे विधानसभा रामगढ़ में एक भी सिंधी वोट नहीं है, सिंधी परिवार नहीं है। कहाँ जातिवाद की बात आप कर रहे हैं? कहीं भी नहीं है, बिल्कुल अस्तित्वहीन है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शुद्धता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर अच्छे लोगों को टिकट दिया जाता है। अब ये चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हार जीत होती है। लेकिन चुनाव में हार जीत होती है रामनारायण जी, चुनाव में हार जीत होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन क्या इससे नकारा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं आप दोनों के राजनीतिक दलों को अंदर तक खोखला कर रही है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और उसके कारण उभर रही है एक पार्टी? ये व्यवस्था देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्ञानदेव जी तो वरिष्ठ सदस्य हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, इनका बहुत सम्मान है, असत्य कथन नहीं करना चाहिए। क्या हरियाणा के डीएलएफ का हिस्सेदार टोंक में सांसद नहीं बना? अरबोंपति है, क्यों टिकट दिया? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। क्या कांग्रेस के व्यक्ति को वोटों की राजनीति के आधार पर, जातिगत आधार पर बाड़मेर में छीन करके नहीं ले गए? इसलिए इस बात को छोड़िए। प्रश्न ये उठता है कि जनता ने देखा जिन मंत्रियों के खिलाफ वो किसी की पार्टी के हों, लेकिन जिस प्रकार से ग्रिप आप कसे हो, ममता बनर्जी को जिस तरह से आपने नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, जिस तरह से सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग, जिस तरह से सेना में करप्शन स्टार्ट हो गया, जिस तरह से कर्मचारियों को दबा करके सेठों को गरीबों से भी सस्ती जमीन पर, गरीब को महंगी जमीन पर, आज यदि अलवर में भूमि अलॉटमेंट होगा तो 1 बीघा जमीन लाखों की गरीब को दी जाएगी, पूंजीपति को कुछ रुपए में दी जाएगी। ये खामियां आप में आ गई जिसकी आशा नहीं थी। तो आप पार्टी आइए, आप पार्टी स्थायी नहीं मतलब है। अगर ये मैं कहूँ वो खामियां जो आनी है वो आपकी खामियां अब ये शायद ओढ़ने लगे, जो आपके पास थी खामियां जिसके कारण नुकसान आपको उठाना पड़ा, वो खामियां अब इनमें आ गई। देखिए, ज्ञानदेव जी आहूजा ईमानदार छवि का आदमी है, इसीलिए सिंधी समाज के त्योहार जीते। क्या ऐसे ईमानदार आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए था? ये जो सभी पार्टीज में खामियां थी, उन खामियों का ही नतीजा है। धन्यवाद रामनारायण जी। उन खामियों का ही नतीजा है। मैं इनसे यही कह रहा था पहले भी कि आप जाते तो कलेक्टर सैल्यूट मारने तो आता, आपके मंत्री जाते हैं, एसडीओ भी राम राम नहीं करता, चपड़ासी भी कहता है पानी तो खुद ही पी सकते हो आप। इसलिए ये आपको उदाहरण नहीं, मैं नाम भी गिना दूं, सब कुछ कर दूं, अजमेर हो, कहीं भी हो, कोई भी स्थिति हो। इसलिए मैं तो कहता हूं प्रजातंत्र में शुद्धता होनी चाहिए, नहीं तो कहीं आप तो कहीं दूसरी तीसरी जो भी अल्टरनेट मिलेगा, जनता नए चेहरे को लाएगी ताकि प्रजातंत्र में सुधरता है, मजबूती आए, ईमानदार छवि हो और देश में राष्ट्रीयता आए। कतने और करने में अंतर है। एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे पाकिस्तान के काट करके, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। हाथ जोड़ रहे हो, प्रजातंत्र में बुला रहे हो, तो ये आपका प्रश्न नहीं है, आपके नेशनल नेतृत्व का है। नेशनल नेतृत्व जिस पार्टी का ठीक होगा, अच्छे लोग आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर चलिए आपको 1 मिनट रोकता हुआ मैं यहाँ वीरेंद्र के पास चलूंगा। वीरेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? वीरेंद्र, एक बात बड़ी है जो उन्होंने कहा कि अब बातें नहीं, जहाँ जहाँ अल्टरनेट लोगों को मिलेगा, जहाँ जहाँ संभावना लोगों को मिलेगी, लोग उस तरफ जाएंगे। देखिए, दिल्ली में आप एक अल्टरनेट के रूप में दोनों पार्टियों के लिए आया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला वोट था, जितना प्रतिशत पड़ा था, वो अभी भी है, 0.1% ओनली कम हुआ है। उसके अलावा आप पार्टी क्यों जीती और बीजेपी क्यों नहीं जीती, इसका कारण यह है कांग्रेस के सारे वोट आप पार्टी को पड़े, सारे मीडिया चैनल वगैरह सब, और आप सब जानते हैं इस चीज़ को। कांग्रेस के वोट आपको क्यों मिले, बीजेपी को क्यों नहीं मिले, इसका कारण ये रहा कि 7-8 महीने से जब सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई है, लोगों को उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम समय में भी मोदी जी उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते कि जो कांग्रेस ने खड्डे खोदे थे पहले, उनको भरने में भी समय लगेगा। तो ये कुछ कारण रहा है। बाकी आप एक परमानेंट कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, मुझे लगता नहीं है इसका कोई बड़ा फ्यूचर। परमानेंट तो 5 साल तक अब वो परमानेंट ही है और ये तय है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कारण क्या है।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि मैं चाहे बहुत बड़ा राजनेता हूं, लेकिन कार्यकर्ता के बिगर मैं नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सकता। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ज्ञानदेव जी आहूजा हैं। ज्ञानदेव जी, ये बात कितनी सत्य है और दिल्ली चुनाव में आपको लगता है कि ये एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? आप जो कहना चाहते हैं उसमें बहुत कुछ सत्यता हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता का मन इस बार उतना उत्साह में, जोश में नहीं था जितना विधानसभा राजस्थान में या लोकसभा के समय दिल्ली में या पूरे देश में था। अब उसके क्या कारण है, मैं तो एक बात कहूँगा, जो चोटी पे खड़ा नेतृत्व है उसको सारा एरिया नज़र आता है, और जो हम लोग सामने खड़े हैं, धरती पर खड़े हैं, उनको सामने का एरिया नज़र आता है। उन्होंने क्या सोच करके नेतृत्व प्रदान किया, और कई बार बहुत बच कर के आग से बचाई उंगलियां हमने, लेकिन हवन करते हुए जलाई उंगलियां हमने। तो आपका इशारा जो है वो मैं समझ रहा हूँ किरण बेदी जी के लिए और कार्यकर्ता या नेतृत्व, लेकिन उसमें जो सोचा गया वो पार्टी के लिए, हित के लिए सोचा गया, कोई अहित के लिए नहीं सोचा गया। और उसके परिणाम क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। अगर कोई कमी रह गई, न्यूनता रह गई है तो उसको कमी मंथन करेंगे, विचार करेंगे। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, आप चल रहा है उस पर मंथन। आशीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल आशीष बार बार उठता है कि राजनीतिक दलों को जब चुनाव जीतने होते हैं तो वादे बहुत सारे कर लेते हैं, और जब वादे पूरे नहीं होते तो स्थिति वो होती है जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई या और राज्यों में जब जब सरकारें बदली हैं तो उनकी स्थितियां हुई। क्या लगता है कि ये वादे जो राजनीतिक दल चुनावों में वादे किए वो घोषणा पत्र नहीं बल्कि वो सरकारी नीति बननी चाहिए कि अगर आपने वादा किया है तो वो पूरा होगा? सबसे पहले तो मैं देश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो भी राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी दल से जुड़ा हो, राजनीतिक दल से जुड़ा हो, वो अगर किसी भी तरीके का अपना मैनिफेस्टो जो लाता है जनता के बीच में, जिन वादों के लेकर के जाता है, अगर वो वादे नहीं पूरा करता है तो ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हाथ में राजनीति रहे, ये राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं, पार्टी आम आदमी की हो, चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी हो। मुल्कराज जी, आपके पास आता हूँ। वादों की बहुत बड़ी टोकरी तो आपके सिर पे भी है, वादों की बहुत बड़ी टोकरी है आपके सिर पे। दिल्ली को वाईफाई बना देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे। मैं आपको बता दूं, हमारी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा वहाँ पे बहुमत है। कुछ चीज़ें हैं जो संसद विधानसभा में पास तो कर देंगे, लेकिन संसद में जाके संसद को भी पास करना होगा। अब हम विधानसभा में जब पास करेंगे, एक मीडिया के थ्रू या पब्लिक के थ्रू मैसेज जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने अपना वादा तो पूरा कर दिया। अब क्या है कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा। अगर वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देते तो उनके ऊपर पब्लिक समझ जाएगी। अगर वो डीडीए को पूरा पुलिस हमारे अंडर में नहीं करते, राज्य के अंडर में, तो पब्लिक को नजर आ जाएगा कि ये तो चाहते थे अपना विकास करना, लेकिन बीजेपी नहीं करी। और लोग भी समझ गए, आपने पहले दिन से विकल्प तैयार कर रखा है। पॉइंट दिए, उसके ऊपर मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए। नायडू से मिल लिए जो डेवलपमेंट मंत्री हैं वहाँ के, और गृह मंत्री से मिल लिए, प्रधानमंत्री से पूर्ण दर्जा के लिए मिले, तो एक्शन में आ गए। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम और कुछ नहीं करेंगे, जितने 70 वादा किए हैं उसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए ब्लूप्रिंट पब्लिक में जारी भी कर दिया है, किस तरीके से वाईफाई लॉन्च करेंगे, किस तरीके से बिजली देंगे, किस तरीके से पानी देंगे, जो भी है, मैं सीसीटीवी कैमरा किस तरीके से लगाएंगे, वो सारा ब्लूप्रिंट के तहत ही हमने मैनिफेस्टो जारी किया है। तो बाकी अगर हमारे क्षेत्राधिकार में जितना जो हमारी अभी पूरा सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, हम पूरा करेंगे। ज्ञानदेव जी हल्के से मुस्कुरा गए। मैं समझ गया हूँ ज्ञानदेव जी, लेकिन मैं जैन साहब पहले आपके पास आ रहा हूँ, फिर ज्ञानदेव जी के पास आऊंगा। एक गली पहले से तैयार है। देखिए, ये जो गली वाली बात पर आने से पहले मैं ये कहूँ कि अभी कहा कि बीजेपी का वोट बैंक नहीं खिसका है। मेरा भी अपना ये मानना है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 3 जगह बीजेपी जीती थी, तब भी दिल्ली में 32% वोट आए थे, हर्षवर्धन किनारे पे रह गए थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा तब इनका वोट शेयर बढ़ के 43% हो गया था। अब उस 43% को भूल जाते हैं, वापस उतर के 31% पर आ गया। इसका मतलब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आपकी नेतृत्व और कार्यप्रणाली के सामने विफल हो गया। एक ये पहली बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है वादे। मुल्कराज की बात है, मुझे अजीब सी लग रही है। आप आदमी की पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली रोकेगी संसद, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने जब वादे किए थे तब ये नहीं कहा था कि दिल्ली रोक देगी हमें।
हम कर देंगे पर दिल्ली रोक देगी। आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, वरना आपकी स्थिति वो भी होगी जो आज कांग्रेस की स्थिति हुई है, क्योंकि आप एक नई ऊर्जा लेके आए हो, नया चेहरा लेके आए हो, नए वादे लेके आए हो, नई राजनीति लेके आए हो। अगर आप विफल हो गए तो मैं कहूंगा न आम आदमी पार्टी विफल नहीं होगी, देश में एक प्रजातंत्र का नया प्रयोग विफल हो जाएगा। प्रजातंत्र का नया रूप विफल हुआ है। ज्ञानदेव जी, मैं वो जो पहले मुल्कराज जी कह रहे थे, आप धीमे से मुस्कुरा रहे थे, आपको शायद लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे है। ऐसा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर हमसे ठिकाने बना लिए। मैं बहुत शेर व शायरी कहता हूँ, खुद कविता भी बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको एक कहूँगा कि 70 पॉइंट का जो उन्होंने प्रोग्रेस का वायदा किया है, मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की मुफ्तखोरी के मैं खिलाफ हूँ, चाहे बैंकों का लोन माफ़ हो, चाहे मुफ्त का पानी, चाहे बिजली। अब इस तरह के जो वायदे किए हैं और सिर पड़ेंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो बहाना करेंगे सिर पड़ेंगे, केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा। केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई मैनिफेस्टो घोषित नहीं किया, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक भी भाषण में नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा सोचा है, कहा है, और कल उन्होंने रखा भी है कि राजनाथ सिंह जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले थे। लेकिन ये क्या होना है क्या नहीं होना, इनमें से अगर इनके 70 में से 7 वायदे पूरे हो जाए ना, तो आप देख लीजिए अगली बार 67 की बजाय इनके 7 या 1-0-1 पर आ जाए। इससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहाने बनाना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ। मैं राजेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही मुश्किल है। हाँ, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन बहुत कठिन है। राजेंद्र जी, शपथ तो बहुत सारी चीज़ों की थी, मुझे ध्यान है 9 महीने पहले, और वो कई 9 महीनों की शपथ के कई परिणाम इनके सामने हैं। आज ये उनकी शपथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी शपथ के परिणाम भी सामने हैं। ये सही बात है कि वो उतने सारे पूरे नहीं हुए, उनकी केवल रूपरेखा बनी है, उनके ठोस क्रियान्वित अभी सामने नहीं आई है, और उसी का परिणाम है कि जनता उनसे जल्दी मोहभंग हो गई। लेकिन उसके कारण और भी हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और खूबसूरती में उठा पटक चलती रहती है। कुछ गलत फैसले हो जाते हैं, बीजेपी के कुछ गलत फैसले हुए हैं, पुलिस ऑफिसर को लिया है पॉलिटिशियनों को दबाने के लिए, उसका भी जनता ने या मतदान कहना चाहिए उनके कार्यकर्ताओं ने अच्छा नहीं लगा, और उसका असर दिया है। अच्छा, एक सवाल और कहना चाहता था, आपकी पार्टी ने जो अभी कहा, एक सवाल और मेरा आपसे, इसके आप पूरा जवाब दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को जो खामियाजा उठाना पड़ा, जब हम चुनाव को कमर से नीचे जब वार करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार कमर के नीचे वार करता हुआ दिखाई दिया, और जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। बहुत व्यक्तिगत आ गई थी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में। इस मामले में साहब का है ना, नकारात्मक प्रचार जो बीजेपी ने किया उसको परिणाम उठाना पड़ा है। सकारात्मक प्रचार करके जो आप पार्टी के लोग हैं, उन्होंने दिखाया कि हम बेचारे हैं, हम सामने अमीर चुनाव लड़ रहा है, संसाधन वाली पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम दयनीय हैं, और बेचारे के रूप में वो सामने आए। तो बहुत जल्दी जनता को पता लग जाएगा, पर जनता ने क्या बेचारे के रूप में, गरीब के रूप में, कमजोर के रूप में नरेंद्र मोदी की तुलना में अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा बेटर समझा, इसलिए दे दिया। इसमें जीत से ज़्यादा हार की चर्चा है। जीत से ज़्यादा हार की चर्चा है। मीणा साहब के पास आऊँगा। मीणा साहब, मेरा एक बहुत सामान्य सा एक सवाल आपसे, और उसके बाद मैं उसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद में लूंगा। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, अब आपको लगता है कि ये देश राजनीतिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ ये देश अब बढ़ रहा है? इस सवाल पर मैं मीणा जी से जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।